हेलो बच्चों, नेक्स्ट अपना पॉइंट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो वहां पे उसकी एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी उसकी क्या होगी। तो बेटा हम ये जानते हैं टोटल एनर्जी होता है वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैंने ये लिखा ई के अपॉन प्लस ई पी, यानी टोटल एनर्जी है वो किसका सम होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये आपकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का सम होता है टोटल एनर्जी। ठीक है, और हम बेटा ये जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है, या इसी को मैं क्या लिख रहा हूँ, ई से लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी। ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर। हम फिजिक्स में पढ़ के आते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट पोस्टुलेट में बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट पोस्टुलेट में हमने देखा था सेंटीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो एक दूसरे से बैलेंस कर रहे थे। वहां पर वैल्यू क्या आ रही थी, एम वी स्क्वायर इक्वल टू था जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये आया था। जब सेंटीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, ये बता चुके हैं फर्स्ट पोस्टुलेट में। पोस्टुलेट बेटा एक साथ में मैंने करवा दी, तो कहां से आया आपके पास में, फर्स्ट पोस्टुलेट से, बोरिस के फर्स्ट पोस्टुलेट से आया। तो एम वी स्क्वायर है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो बेटा आपके पास में काइनेटिक एनर्जी है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। और बेटा आपको ये बता देते हैं काइनेटिक एनर्जी की कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है और साइड में अपोजिट होती है। फिजिक्स में आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर लेना, एफ डॉट डी आर समेशन कर दो आप, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे इस टाइप से, पोटेंशियल एनर्जी एफ डॉट डी आर से, और ये क्या से होता है आर टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू आर लिख लो, आर टू इनफाइनाइट होगा सर। और एफ की वैल्यू है फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, किसके बराबर होता है, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इससे आपके पास में क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये फिजिक्स का है बेटा, आप यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान में रख लेना। कैलकुलेट करना आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस ध्यान में रख लेना। पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी से डबल होती है और साइन में अपोजिट होती है, ठीक है। ये होगा, तो इसके बेसिस पे आपकी टोटल एनर्जी है ई टोटल इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है आपकी, काइनेटिक एनर्जी है आपकी ये हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये क्या होगा, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। हाफ जेड स्क्वायर आर से माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये माइनस करते हैं तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी बचेगी, जेड हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, इसके इक्वल होगी। और आर तो क्या होता है, किसी भी सेल है उसकी रेडियस को बताती है, और आर की वैल्यू हम ये कैलकुलेट किया कि इसके बराबर होगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, इसके इक्वल होती है। तो बेटा यहाँ से ये दोनों इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में आर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा अपने पास में, ई टोटल इक्वल टू -1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। आर की जगह लिखोगे क्या होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ऊपर क्या होगा 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, कैंसिल आउट 2 बचेगा। तो ई टोटल इक्वल टू आपके पास में क्या है, -2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और एन स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ पे बेटा जेड और एन के अलावा सभी कांस्टेंट होते हैं, सबकी वैल्यू पुट करने पे यहाँ पे फाइनल जो रिजल्ट आता है उसको मैं लिख रहा हूँ, टोटल एनर्जी यहाँ पे आती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इसके बराबर आती है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आती है। तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी आएगी वो कितनी होगी, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और ये हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये रख दो कि तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, जूल में। एक बार फिर से देखिएगा बेटा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देखना है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर,
जिसको फर्स्ट पोस्टुलेट से देखें तो सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जहां पर एक दूसरे को बैलेंस कर रहा था, वहां पे हमने कैलकुलेट किया था md² इक्वल टू क्या रहा था, z² r, तो वैल्यू रखा हाफ z²। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन होता है कि काइनेटिक एनर्जी कंपेरिजन में पोटेंशियल एनर्जी डबल और साइन में अपोजिट होती है, फिजिक्स के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास में टोटल एनर्जी माइनस हाफ z²/r। तो ये है आपके पास में काइनेटिक एनर्जी। देखो ये तो आपके पास में आ गई काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपके पास में क्या आ गई टोटल एनर्जी। ठीक है, तो यहां से क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है, साइन में अपोजिट होती है, और इन दोनों की कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी होता है वो डबल होता है, और काइनेटिक एनर्जी इससे तो साइन में अपोजिट है, टोटल एनर्जी के साइन में सेम होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी, तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, टोटल एनर्जी इक्वल टू 13.6 -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और इसी को आपको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो बेटा हम ये जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.67 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब मैं यहाँ पे कुछ रेशो बता रहा हूँ, रेशो से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इनका क्या रेशियो होता है। देखिएगा यहां पे देखें, आपके पास में काइनेटिक एनर्जी, पहले ले लेता हूं चलो मैं टोटल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी और फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी z²/r, z²/r, z²r/r, ये तो दोनों में सब में कॉमन है, तो ये किसका होगा 1/2 काइनेटिक टोटल एनर्जी -1/2, या लिखना चाहो पूरा लिख लो -1/2 z²/r, ये कितना होगा 1/2 ze²/r, ये क्या होगा -ze²/r। ये वैल्यू आ गई अपनी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसको भी मैं रफ कर देता हूं। अब यहाँ पे आपको रेशियो देखना हो कि इनमें क्या रेशियो आ रहा है, तो क्या रेशियो होगा इसका -1/2 रेशियो हाफ, और ये क्या होगा -1, या बेटा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा -1 1 -2, या पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रेशियो भी सही होता, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1, यानी इन दोनों के साइन के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी उसका साइन अपोजिट होगा, बस -1, और ये कितना होगा 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। इसके बाद में देखो हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट से फिफ्थ सेल तक की। चलो फर्स्ट सेल की पहले एनर्जी मैं कैलकुलेट करता हूं, दोबारा से मैं इसको रिलेट करूंगा, ये नोट कर लिया। अब देखो आगे आपके पास में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी हमने कैलकुलेट की, तो उसकी एनर्जी आपके पास में देखो ये आई टोटल एनर्जी, ये आ रही है -13.6 z²/n², किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ठीक है, फॉर फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, फॉर फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, फॉर फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम उसके फर्स्ट सेल के लिए बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम है तो यहां पर z इक्वल टू कितना होगा, z इक्वल टू 1। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल में तो n की वैल्यू भी यहां पे कितनी होगी 1 फर्स्ट सेल। तो बेटा यहां पर टोटल एनर्जी E की बात करें तो ये कितना होगा 30, E1 हाइड्रोजन लिखोगे ना, E1 हाइड्रोजन -13.6 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इट मींस E1 हाइड्रोजन अब वो किसके इक्वल आ रहा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के इक्वल आ रहा है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो E1 हाइड्रोजन, तो E टोटल इक्वल टू आप ये भी लगा सकते हो E1 हाइड्रोजन इंटू z²/n², यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, डेटा से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो जैसे लिखो, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ सेल। फर्स्ट टू फिफ्थ सेल हाइड्रोजन एटम है, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, साथ में उसमें कॉन्स्टिट्यूटिव सेल उसमें एनर्जी डिफरेंस भी बताना है, जैसे रेडियस के लिए किया था, वेलोसिटी के लिए किया था। लिखेंगे
कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट सेल टू फिफ्थ सेल। फर्स्ट सेल से फिफ्थ सेल तक हाइड्रोजन एटम, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो देखो फर्स्ट सेल है, एन इक्वल टू आपने क्या लगाया 1। आपके पास में क्या होता है, ई इक्वल टू होता है E1 हाइड्रोजन की जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 13.6 n स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू तो 1 है, तो एन स्क्वायर उससे डिवाइड करोगे, E1 हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर देखो n इक्वल टू हमने लिया 2, तो क्या लिखोगे E2 हाइड्रोजन, तो कितना होगा -13.6, जेड की वैल्यू तो 1 अपॉन 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और -13.6 है डिवाइड बाई 4, इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा। n इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट करोगे, हाइड्रोजन एटम उसके थर्ड सेल में एनर्जी को कैलकुलेट करना है, तो ये क्या होगा -13.6, z की वैल्यू 1, n कितना होगा 9, तो -13.6 डिवाइड बाई 9 ये होता -1.51, ये ध्यान में भी रख लेना। n इक्वल टू 4 के लिए कैलकुलेट करोगे, हाइड्रोजन एटम है उसके 4 सेल की एनर्जी, एनर्जी ऑफ 4 सेल फॉर हाइड्रोजन एटम, तो ये -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कितना होगा 16, ये आता है -0.85। सेल नंबर है फिफ्थ, तो E5 हाइड्रोजन -13.6 डिवाइड बाई 25, तो ये सॉल्व करते हैं आता -0.54। तो बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं टॉप, जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एनर्जी है वो नेगेटिव में कम होती जा रही है, नेगेटिव में कम हो रही है, इसका मतलब रियल में एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन कॉन्स्टिट्यूटिव सेल देखो क्या हो रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका डिफरेंस होता है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लास्ट वाले को देखोगे ये होता 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा टॉप सेल नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ में एनर्जी है वो तो इंक्रीज होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूटिव सेल है उसके बीच के एनर्जी डिफरेंस है वो डिक्रीज होता है, जबकि रेडियस में दोनों इंक्रीज हो रहे थे, वेलोसिटी में दोनों डिक्रीज हो रहे थे, और यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज होती है और डिफरेंस है वो डिक्रीज होता है। नोट कर लीजिए, लिखवा देते हैं, फिर इसके ग्राफ बनाएंगे। मिटा दूं, देखिए आगे देखो ये लिख सकते हैं ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, एज इंक्रीजिंग सेल नंबर, एज इंक्रीजिंग सेल नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ में क्या होगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। ठीक है, सेल नंबर बढ़ने के साथ साथ में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, बट डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन कॉन्स्टिट्यूटिव सेल, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन कॉन्स्टिट्यूटिव सेल ये डिक्रीज होगा। तो बेटा यहाँ पे सेल नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ में एनर्जी बढ़ती है, नेगेटिव में कम हो रही है, इसका मतलब बढ़ना होता है, और साथ में डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाए, ये आपको सॉल्व करके बताया। अब देखो इसके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पे चलिएगा, ग्राफ में बच्चे गलतियां कराते हैं उसको सीखना है, देखिएगा ग्राफ, इसका हम बनाते हैं ग्राफ, नॉट जिराफ, ग्राफ। देखो आपके पास में एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये 13.6 है, ये तो कॉमन हो गया, सॉरी कांस्टेंट है, तो E इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब वही बना लेते हैं, n कांस्टेंट है, सेल नंबर है वो कांस्टेंट है, और z वेरिएबल है, तो यहाँ से क्या होगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा कौन सी क्वाड्रेंट में जाएगा, नेगेटिव साइन है, इसका मतलब नेगेटिव क्वाड्रेंट में जाएगा। E इक्वल टू यहाँ पे 0 है, इस साइड में पॉजिटिव है, इस साइड में नेगेटिव है, और इधर एनर्जी ले रहे हैं और इधर क्या ले रहे हैं जेड स्क्वायर। तो क्या होगा
स्ट्रेट लाइन होगी नेगेटिव वाले, ठीक है। ऐसे बेटा मान लो यहां पे मैंने ये दे दिया आपको ई और जेड में ग्राफ, ई और जेड में, तो आपको ये बताया था पैराबोला मूव टुवर्ड्स लेस पावर, तो किधर मुड़ जाएगा ये पैराबोला, ठीक है। फिर देखो z है ये कांस्टेंट है और n वेरिएबल है, z कांस्टेंट है और n वेरिएबल है, तो e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -1/n²। तो आपके पास में क्या ग्राफ होगा, ये e हो गया =0, ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, ये -1/n²। अगर डायरेक्ट दे दिया -1/n², तो -1/n² तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ऐसे। और देखो =0, इधर पॉजिटिव साइन है, इधर नेगेटिव साइन है, और अगर आपके पास में -1/n है तो -1 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पैराबोला किधर मुड़ जाएगा, लेस पावर की तरफ। अगर यहां पर n², माइनस का साइन ये बता रहा है नेगेटिव क्वाड्रेंट, यहां पे अगर n² के बीच में, तो n² तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है रेक्टेंगल और हाइपरबोला होगा, बस क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव की जगह कौन से में आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। नोट कर लीजिए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इनको। फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और करते हैं इसके ऊपर, लिख लिया। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे चलते हैं, मिटा दे। देखो देखो आपको मान लो ये पूछा है कि ये रेशियो बताओ एनर्जी का, E5 लिथियम +2 और E3 बेरिलियम +3, इसकी एनर्जी का रेशियो बताना है। बताओ क्या होता है, E1 हाइड्रोजन इंटू Z²/n², क्या होता है, E1 हाइड्रोजन Z²/n² की जगह रिलेट क्या था, E5 लिथियम +2 और E3 बेरिलियम +3, दोनों का रेशियो। तो क्या लिखेंगे, E1 हाइड्रोजन Z²/n², Z कितना इसका, लिथियम का कितना होता, 3 का स्क्वायर कितना, 9/5 कितना होगा, 25। E1 हाइड्रोजन Z²/n², Z की वैल्यू कितनी होगी, 4, कितना होगा, 16, ये कितना, 9। E1 हाइड्रोजन से E1 हाइड्रोजन कैंसिल आउट, क्या होगा, 9 × 9, 9 ऊपर चला जाएगा, 25 × 16, 9 81, और ये कितना होता, 400। तो ये रेशियो होगा 81 रेशियो 400, ठीक है। नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन करवाते हैं, नोट कर लीजिए इसको और बताते हैं, मिटा दे। देखो आगे, देखो इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल of helium plus is x किलो कैलोरी पर मोल, यहीं पे लिख देता हूं x किलो कैलोरी पर मोल। देखो आपको क्या दे रखा है, थर्ड सेल में हीलियम प्लस उसके थर्ड सेल में एनर्जी दे रखी है x किलो कैलोरी पर मोल, देन व्हाट विल बी, देन व्हाट will be the energy of second cell of lithium plus 2। देखो यहां पे क्या दे रखा है, वो ये रेशियो का क्वेश्चन है, थर्ड सेल है, हीलियम प्लस उसके थर्ड सेल की एनर्जी दे रखी है x,
तो सेकंड सेल में लिथियम +2 के सेकंड सेल में एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, तो वही है, रेशो कर दो, जिसकी पूछा जाए उसको ऊपर लिख लिया करो। क्या लिखा, लिथियम +2 कौन से सेल में, सेकंड सेल में, E2 लिथियम +2 अपॉन गिवन किसकी है, हीलियम प्लस है, उसके थर्ड सेल है, इसकी एनर्जी गिवन है, तो ये होगा 3 हीलियम प्लस। और बेटा एनर्जी इसका फॉर्मूला आप जानते हो, E = होता है E1 हाइड्रोजन Z² अपॉन N²। तो क्या होगा, E1 हाइड्रोजन, Z की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। इसके लिए क्या होगा, E1 हाइड्रोजन Z² अपॉन N², Z की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 3 कितना होगा 9। और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, x कैलकुलेट करना है, E2 लिथियम +2। तो यहाँ पे क्या होगा, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, E1 हाइड्रोजन से कैंसिल आउट, 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आएगा और x इधर मल्टीप्लाई होगा, 81x अपॉन 16 किलो कैलोरी पर मोल। देखिएगा बेटा, अभी हमने पढ़ा है एनर्जी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी होता है -13.6 इंटू Z² अपॉन N², या आप E1 हाइड्रोजन भी लिख सकते हो। माइनस में वैल्यू आती है इसलिए Z बढ़ने के साथ साथ में ये इंक्रीज होता है, सॉरी Z बढ़ने के साथ साथ में क्या होगा, माइनस में है तो क्या होगा डिक्रीज, सेल के साथ में क्या होगा इंक्रीज। ठीक है, तो ये था आपका एनर्जी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ सेल या ऑर्बिट। अब बेटा कुछ डेफिनेशन को मैं यहाँ पे बताऊंगा और उसको फिर मैं रिलेट करूंगा आयनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन पोटेंशियल, इन सब से रिलेट करूंगा, जिसको मैंने पीरियोडिक टेबल में उसमें भी बताया था, थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। लिखेंगे इसके बाद में हेडिंग सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जैसे ग्राउंड स्टेट क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है, सेपरेशन पोटेंशियल क्या है, और फिर उसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लीजिए इसको, लिख लिया। तो अब हेडिंग लिखेंगे सम डेफिनेशन रिलेटेड विथ एनर्जी, एनर्जी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन और बता रहे, और इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको भी करेंगे। हेडिंग लिखेंगे सम डेफिनेशन रिलेटेड विथ एनर्जी। सम डेफिनेशन रिलेटेड विथ एनर्जी, एनर्जी उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। पहला देखना ग्राउंड स्टेट, पहला है ग्राउंड स्टेट। ठीक है बेटा, जो मिनिमम एनर्जी लेवल होता है, यानी फर्स्ट सेल की जो एनर्जी होती है वहां पर मिनिमम एनर्जी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू मिनिमम एनर्जी लेवल, उसी का नाम क्या होता है, ग्राउंड स्टेट। लिखेंगे द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू मिनिमम एनर्जी, द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन belong to minimum energy, belong to minimum energy, जो मिनिमम एनर्जी है उससे बिलोंग करेगा, बिलोंग टू मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट या नॉन एज ग्राउंड स्टेट। यानी जो फर्स्ट सेल होता है वही क्या होता है आपका ग्राउंड स्टेट, और फर्स्ट सेल पे एनर्जी कितनी होती है -13.6, हाइड्रोजन की बात करें तो उसी का नाम क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, सेकेंड वन है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, इसको शॉर्ट में ES से भी लिख देते हैं। बेटा ग्राउंड स्टेट के अलावा जो भी स्टेट होंगी इलेक्ट्रॉन की, फर्स्ट सेल के अलावा जो भी सेल होता है वो सारे क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट होते हैं। लिखेंगे ऑल स्टेट्स अदर देन
other than ground state are known as excited state. All other cell then ground state are known as excited state. देखो किस टाइप से बता रहे हैं, जैसे बेटा ये सेल है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ऐसे, ये n इक्वल टू 1 हो गया, n इक्वल टू 1 सेल है, n इक्वल टू 2 सेल है, n इक्वल टू 3 सेल है, n इक्वल टू 4 सेल है, n इनफाइनाइट है। तो बेटा ये जो फर्स्ट वाला होता है ये तो होता है ग्राउंड स्टेट, और उसके अलावा सभी क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट है तो ये वाला क्या होगा, ग्राउंड स्टेट के बाद में ये वाला क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये क्या होगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये वाला क्या होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे ही n माइनस इनफाइनाइट माइनस 1 एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, n माइनस 1। जैसे सेकंड सेल है तो कौन सी एक्साइटेड स्टेट होगी, फर्स्ट। अगर आपको ये बोले कि फोर्थ सेल में कौन सी एक्साइटेड स्टेट होगी, थर्ड। ठीक है, ये होती है एक्साइटेड स्टेट। तो बेटा हम कुछ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर 2 पॉइंट आपको बताए, एक तो थी ग्राउंड स्टेट और दूसरा हमने डिस्कस किया है एक्साइटेड स्टेट के बारे में। तो ग्राउंड स्टेट तो क्या होगी, मिनिमम एनर्जी है, कोई भी सेल से जो मिनिमम एनर्जी बिलोंग करती है वो इसकी होती है ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट के अलावा जितने भी होते हैं वो उसकी क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, चलो और बता देता हूं मैं, लिखो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ के आए थे कि आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। कोई भी आइसोलेटेड गैसीय एटम उसके ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट रिमूव करने के लिए, कहां से, ग्राउंड स्टेट नॉट एक्साइटेड स्टेट, वहां पे मैंने लिखा है तक ग्राउंड स्टेट नॉट एक्साइटेड स्टेट, तो वहां पर रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम होता है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो हेडिंग लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्लिक आयनाइजेशन पोटेंशियल। थर्ड है आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्लिक आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्लिक आयनाइजेशन पोटेंशियल, शॉर्ट में इसको हम लिख रहे थे आईपीआई, इसे लिख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैक्सिमम एनर्जी देखें तो मैक्सिमम एनर्जी इनफाइनाइट में होती है, और कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 0। अगर वो किसी भी ऑर्बिट से रिलेट होता है, जब भी किसी ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसकी एनर्जी हमेशा कैसे मिलती है, नेगेटिव, यानी वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन उससे बाउंडेड होता है। ठीक है, और उसको हटाने के लिए, उसको इनफाइनाइट में भेजने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उसका नाम क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम ये लिख सकते हैं मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी 0 एट इनफाइनाइट, लिखेंगे मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी 0 एट इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट के ऊपर बात करोगे तो इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होगी, 0। देखो यही तो होगा, E इक्वल टू था -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर ये इनफाइनाइट हो गया आपका तो इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी होगी, 0। तो इलेक्ट्रॉन उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 0, और वो कब होगी, जब वो उसके अट्रैक्शन से बाहर निकल जाए, इनफाइनाइट में चला जाए। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एवरी ऑर्बिट हैज नेगेटिव वॉल्यूम, इट मींस इट इज बॉन्डेड थ्रू न्यूक्लियर अट्रैक्शन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in each orbit have negative value, और नेगेटिव होता बेटा, इट मीन्स इट इज बॉन्डेड थ्रू न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इट मीन्स इट इज बॉन्डेड थ्रू, इट इज बॉन्डेड थ्रू न्यूक्लियर अट्रैक्शन। इसका मतलब ये किससे बाउंडेड होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, इससे बाउंडेड होता है। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट नॉट एनी एक्साइटेड स्टेट इज नॉन एज आयनाइजेशन एनर्जी। और उसको रिमूव करें, इसका मतलब उसको कहां पे भेज रहे हो आप, इनफाइनाइट के अंदर। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी,
या आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, दोनों को केमिस्ट्री में सेम ही मानते हैं, लिखेंगे अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी, amount of required energy for removal of electron, for removal of amount of required energy for removal of electron from its ground state, from its ground state, not excited state, from its ground state, not excited state, is known as आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा हमने क्या लिखा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट और नॉट एक्साइटेड स्टेट इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से कंप्लीट रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी होती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, देखो कैसे, थोड़ा मैं इसको ड्राइव करके बताता हूं, एनर्जी से भी मैं इसको रिलेट करता हूं। बस ये ध्यान में रख लेना, कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी मैक्सिमम एनर्जी कहां पर होती है, इनफाइनाइट पे होती है, इनफाइनाइट पे एनर्जी क्या होती है, जीरो। ठीक है, बाकी किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी नेगेटिव होती है क्योंकि वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन से बॉन्डेड होता है। आगे देखिए, देखो ये सेल है, ये है n इक्वल टू 1, ये मैंने लिख दिया n इक्वल टू 2, ये हो गया n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 ऐसे, और लास्ट में इनफाइनाइट। ये आपकी होगी ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये होगी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऐसे। अब यहां पर इस ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यानी कहां पर भेजने के लिए, इनफाइनाइट में। जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो किसका डिफरेंस हो गया, इनफाइनाइट की एनर्जी और फर्स्ट की एनर्जी। यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल बेटा आप ये लिख सकते हो इनफाइनाइट माइनस, यहां से यहां पे भेज रहे हैं जिसके अंदर भी आप ट्रांसफर करते हो, ट्रांजिशन करवाते हो, उन दोनों का डिफरेंस होगा। तो इनफाइनाइट माइनस E1 या ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट क्या होगा, फर्स्ट सेल। इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होती है, जीरो। ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी माइनस क्या होती है, माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट, माइनस माइनस क्या होगी, ग्राउंड स्टेट की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो ही आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ग्राउंड स्टेट की आप एनर्जी कैलकुलेट करते हो ना, उसकी पॉजिटिव साइन यहां से रिमूव करने के लिए, तो इनफाइनाइट माइनस फर्स्ट सेल की एनर्जी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, या इसी की जगह बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे देखो इसको मैं हटा सकता हूं इसको और रिलेट कर सकता हूं, इसकी जगह मैं E1 हाइड्रोजन लिख सकता हूं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, माइनस E1 हाइड्रोजन Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। और बेटा E1 हाइड्रोजन क्या होता है, माइनस 13.6, यानी माइनस माइनस फिर क्या हो गया, प्लस। ठीक है, यानी फर्स्ट सेल की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, आप फर्स्ट सेल की एनर्जी कैलकुलेट कर लो और उसका जो पॉजिटिव साइन होगा वही क्या होता है, आपका आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे मैं कैसे लिख रहा हूं, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2। कैलकुलेट द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हीलियम प्लस एंड लिथियम प्लस 2। अपने से कीजिए, इसके फर्स्ट सेल की एनर्जी कैलकुलेट करो, उसका पॉजिटिव साइन होता है वही क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों हो गया, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, और रिमूव करने के करेंगे कहां भेजेंगे, इनफाइनाइट में। तो इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी है, जीरो। करो अपने से सॉल्व कीजिएगा इसको, देखो कितना आता है। बताओ कितना है। तो IP ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, फर्स्ट सेल की है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो यानी फर्स्ट सेल की जो पॉजिटिव वैल्यू, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, तो क्या होगा, माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, Z कितना, 2 की पावर 4 अपॉन 1, तो प्लस
54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आएगा। ऐसे लिथियम के लिए देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम +2, यानी फर्स्ट सेल की एनर्जी तो कैलकुलेट करनी है इसकी, -13.6, 3 3 जा 9 करते हैं तो ये होता है 122.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जो भी फर्स्ट सेल आपका उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो उसकी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए इसको।